हेलो प्यारे बच्चों, आज़ादी के इस शुभ अवसर पर मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम इस बार आज़ादी का 78वां उत्सव मनाने जा रहे हैं। इस महोत्सव में हमने सब चीज़ों को वापस से याद करने का निर्णय लिया है, जिससे हमें पता चलता रहे कि भारत इतना महान, इतना गौरवान्वित क्यों है। यह हमारे लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही गौरव का क्षण है कि हम अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं, और वो भी पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से। हमारे आसपास के क्षेत्रों में आप देख लें, आज भी 7 ही आज़ाद हुए थे, लेकिन दिक्कतें बनी हुई है। लेकिन भारत की जो नींव है ना, वो इतनी मजबूत है कि हिल नहीं सकती। तो जब भी आज़ादी की बात आती है, तो आज़ादी की बात आती है तो क्रांतिकारियों की बात आती है, आज़ादी की बात आती है तो अपने महान नेताओं की बात आती है, संविधान की बात आती है। लेकिन मैं ठहरा साइंस का टीचर, तो मैं इसमें आपके साथ कहाँ आज़ादी में संविधान, कहाँ इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन लोगों की महानताओं को बताऊं। बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन मैं कुछ छोटी मोटी चीजें आपके साथ लेके आया हूं। जैसे कि आज जो भारत है इस समय आज़ादी के 78 साल बाद, इसका एक बड़ा कारण है कि भारत ने तरक्की की है। किस स्तर पर? तकनीक के स्तर पर भारत ने तरक्की की है। किस स्तर पर? टेक्नोलॉजी के स्तर पर। तो मैं कुछ वही चीजें आपके सम्मुख लेके आया हूं, जिससे आपको याद रहे कि भारत ने अपनी तकनीकी जो क्षमताएं हैं उनको जीरो से चालू किया। अंग्रेज कुछ छोड़ के नहीं गए थे हमारे लिए बेटा, ईमानदारी की बात है। और वहां से अशिक्षित जहां भारत था, मैक्सिमम मेजॉरिटी परसेंटेज, वहां से बढ़कर शिक्षा के स्तर में आते आते इतने ऊपर आना कि हमको तकनीक के क्षेत्र में विश्व में जाना जाए। और वैसा ही एक सूबा, वैसा ही एक सेक्टर है भारत का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का, स्पेस टेक्नोलॉजी का। ये स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो भारत इसमें विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। हमारी जो संस्था है इसरो, उसने विश्व में अपना झंडा बुलंद किया है, भारत का झंडा बुलंद किया है। और आपको एक बात बताना चाहूं, वैश्विक स्तर पर जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको भारत जब करता है, इसरो जब करता है, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है। बहुत ही किफायती कीमतों पे विश्व की बड़ी बड़ी जाक्सा, नासा जैसी जो संस्थाएं हैं स्पेस सेक्टर में, उनकी बराबरी से टक्कर देने का काम करता है अपना इसरो। तो आज का अपना टॉपिक यही है कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धियां क्या क्या है। महान उपलब्धियां तो बहुत है, इसरो हर दिन एक नया कीर्तिमान बनाता है। लेकिन अपन उनकी बजाय बात करेंगे कुछ बेसिक की। अगर बेटा बात की जाए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्टार्टिंग होती है 1962 से, जब बना था पहली बार इंकोस्पार, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। यह कोई पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड कार्यक्रम नहीं था, यह पूरी तरीके से कोई डेडिकेटेड विभाग, मंत्रालय का सीन नहीं था। यह केवल और केवल एक छोटी सी समिति थी जो भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात करती थी। लेकिन यही मानना पड़ेगा, हमारे बहुत ही श्रद्धेय, बहुत ही जिससे कह सकते हैं भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के युग पुरुष, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के भारत के पितामह डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। डॉक्टर साराभाई की अगर बात की जाए, डॉक्टर साराभाई का ही विजन था, ये उन्हीं की दृष्टि थी जिसने हमें यहां तक पहुंचाया। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई की दूरदर्शिता थी। ये वही विक्रम अंबालाल साराभाई साहब है जिनके नाम पर हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के कई नाम दिए गए हैं। ये वही हैं जो फिलेंथ्रोपिस्ट थे, ये वही हैं जिन्होंने IIM अहमदाबाद की स्थापना में योगदान दिया था। विक्रम अंबालाल साराभाई साहब ने इस इंकोस्पार समिति के अंदर भी रहे, और इनने सरकार को फोर्स किया, सरकार के साथ नेगोशिएट किया, सरकार को प्रोजेक्ट बताया, सरकार को विजन बताया कि स्पेस क्यों जरूरी है। और जाकर 15 अगस्त 1969 को गठन हुआ किसका? इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब भारत सरकार को समझ आ गया, प्लस हम थोड़ी सी आर्थिक स्थिति में ठीक हुए, तब जाकर 1972 में भारत में बना दिया गया अंतरिक्ष विभाग। भारत में बना दिया गया अंतरिक्ष विभाग, और ये जो इसरो है इसको रखा गया अंतरिक्ष विभाग के अंडर में। आज भी इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ही आता है। और इस इसरो ने फिर जो कमाल करना चालू किया है, आप लोगों ने फोटो बड़ी कॉमनली देखी होगी, कलाम साहब साइकिल, 2 साइंटिस्ट साइकिल के ऊपर रॉकेट के कुछ कल पुर्जे लेके जा रहे हैं। वहां से स्टार्टिंग की थी इसरो ने, जहां इनके पास व्हीकल्स तक नहीं थे, वहां से स्टार्टिंग की थी। और आज हम कहां पहुंचे हैं, उसी की हम बात करने जा रहे हैं आगे। हमारी पहली उपलब्धि है
1975 19 अप्रैल को छोड़ा गया हमारा पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट। बेटा याद रहे, आर्यभट्ट हमारा पहला भारत में डिजाइन किया गया, भारत में निर्मित उपग्रह था, जिसको महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर नाम दिया गया। ये वही महान आर्यभट्ट गणितज्ञ साहब हैं जिन्होंने जीरो की खोज की थी और हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। भाई साहब, इसको छोड़ा जरूर गया था रूस से, सोवियत कॉस्मोस के रॉकेट से लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी डिजाइनिंग और निर्माण दोनों, इसकी डिजाइनिंग और निर्माण ये दोनों भारतीय थे। ये इसकी महानता है, मानना पड़ेगा। एक ऐसा देश 1975 में अपना पहला रॉकेट प्रक्षेपण कर रहा है, जिसकी विभाग की स्थापना 72 में हो रही है, केवल 3 साल में, जिसकी इस संगठन की स्थापना 69 में हो रही है। यह तो शुरुआत थी। यहां तक लोगों को लगा कि भारत कोई खास दम की बात नहीं, जो सच्चाई है। इसके बाद हमने कई काम किए, इसके बाद हमने फोकस किया, अपने भारत ने फोकस किया अपने प्रक्षेपण यान के विकास पर, प्रक्षेपण यान या इसी को कहते हैं प्रमोचन यान के विकास पर, जिसको आप लोग जानते हो लॉन्च व्हीकल नाम से। हमने फोकस करना चालू किया लॉन्च व्हीकल बनाने पर, और हमने अपने लॉन्च व्हीकल बनाए भी, SLV, ASLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए हमने। लेकिन भाई साहब, ना तो वजन उत्थान क्षमता ज्यादा थी, ना वजन उत्थान क्षमता ज्यादा थी, और ना ही वजन उत्थान क्षमता मींस लोड बेयरिंग कैपेसिटी, वजन उठाने की क्षमता ज्यादा थी, और ना ही दूरी जाने की क्षमता ज्यादा थी। तो ना तो बहुत दूर जा सकता था और ना ज्यादा वजन उठा सकता था। और यहां तक दुनिया ने सोचा कि इसरो भारत की, या भारत एक विकासशील देश है, कम विकसित देश है, इसकी एजेंसी भी वैसी है, काम नहीं कर पाएगी। और फिर मेहनत एक दिन रंग लाती है, और वही मेहनत रंग लाई भारत में, जिसका नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहला सक्सेस कार्यक्रम यहीं पर देखने को मिला, भारत का PSLV 94 से लगातार काम करते आ रहा है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान। भाई साहब, क्या तारीफ करें इसकी, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहते हैं इसको। पोलर ऑर्बिट में, ध्रुवीय कक्षा में इससे सस्ता, इससे सटीक प्रक्षेपण करने वाला कोई दूसरा प्रक्षेपण यान नहीं है। पूरे विश्व के जितने भी ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह छोड़े जाते हैं, उन सबकी सबसे पहली पसंद होता है इसरो, PSLV के चक्कर में। किफायती है, सटीकता ज्यादा है, एक साथ 100-105 उपग्रह तक ले जा चुका है ध्रुवीय कक्षा में, और सबको अलग अलग जगहों पर स्थापित किया है। इसके चक्कर में भारत को पैसे प्राप्त होते हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तकनीक प्राप्त होती है। वही खासियत किसकी होगी? PSLV की। और PSLV हमारे लिए नींव का पत्थर साबित हुआ। PSLV हमारे लिए नींव का पत्थर साबित हुआ। इस PSLV के साथ दिक्कत यह आ गई कि हम ध्रुवीय कक्षा तक पहुंचने में तो काबिल बन गए, लेकिन ध्रुवीय कक्षा से आगे जाकर भूस्थैतिक कक्षा, जिसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, या भू संक्रमणकारी कक्षा, जिसे हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, वहां तक जाने के लिए हमारे पास कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं था। हमको उसके लिए लॉन्च व्हीकल चाहिए था जिसका वेट उठाने की क्षमता, वेट लिफ्टिंग पावर या फिर भार उत्थान क्षमता ज्यादा हो, दूरी तय करने की क्षमता, डिस्टेंस क्लियर करने की क्षमता ज्यादा हो। हमारे पास नहीं था। तो हमने कहा कि क्यों ना GSLV का विकास किया जाए। GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लेकिन वहां दिक्कतें आई। हमने रशिया से गठबंधन करने की कोशिश की, फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में गठबंधन विफल हो गया, हमको GSLV की तकनीक नहीं मिली, सब चीजें होती रही। अंततः भारत ने खुद ने कहा कि हम अपना खुद का किसका विकास करेंगे? GSLV का, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये वही प्रक्षेपण यान है जो आज भारत के संचार उपग्रह को, जो भारत के मौसम उपग्रह को अपनी दम पर प्रमोचित करता है अंतरिक्ष में। 3 चरण का प्रक्षेपण यान बेटा, जिसमें पहले चरण में ठोस ईंधन हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन, दूसरे में द्रव ईंधन अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, और तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन, बोले तो ईंधन के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के तौर पर ऑक्सीजन पाया जाता है अति निम्न ताप पर। यह भारत के उपग्रहों को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम करता है। वो भी कौन सी कक्षा तक? भूस्थैतिक कक्षा
जो पृथ्वी के समुद्र तल से दूरी रखती है 36,000 किलोमीटर। 35,786 किलोमीटर भी इसमें मिलता है, दोनों सही है। इतनी ऊंचाई तक पहुंचाता है हमारे संचार और मौसम उपग्रह को। तो बने तो पहले बेसिकली हमारे पास 4 थे, एसएलवी के बाद हमने बनाया एएसएलवी के बाद बनाया पीएसएलवी और पीएसएलवी के बाद बनाया जीएसएलवी। और हम आने वाले भविष्य में बनाने वाले आरएलवी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। जब तक एसएलवी बना दुनिया ने हंसी उड़ाई, ठीक। जब एएसएलवी बना इसकी भी काफी खामियां निकली। बेसिकली हमने इसको टेक्निकल टेस्टिंग के लिए बनाया था, प्रायोगिक परीक्षण के लिए बनाया था, लेकिन खामियां निकली। दुनिया ने बहुत ज्यादा खामी उड़ाई, इसकी भी बहुत ज्यादा कमियां गिनाई और उनको लगा कि भारतीय इसरो या भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी में कोई दम नहीं। लेकिन वो शाहरुख खान साहब का डायलॉग नहीं है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बस आ गया पीएसएलवी। इसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा इसरो ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम मिला और जो अंदर से मनोबल बढ़ा है भारतीय वैज्ञानिकों का कम संसाधन के साथ काम करने का, सबसे ऊपर। भाई साहब ध्यान से, बेटा ध्यान से एक सूचना, भाई 3x खुशियां लेके आया आपके लिए उत्कर्ष क्लासेस। आजादी के 78 साल के उपलक्ष्य में फ्लैट 78% डिस्काउंट है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे। साथ ही साथ आपको निर्मल सर के जन्मदिन पर अतिरिक्त 13% की छूट मिलेगी अगर आप NG13 कोड यूज करेंगे, सर के नाम के इनिशियल्स का, ठीक। NG13 तो एक्स्ट्रा 13% इसके ऊपर से, हाँ याद रखना। और मौका है आपके पास अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट पाने का। रिवॉर्ड पॉइंट आप समझते हो, जितने के आपके बेसिक प्राइस या मूल्य आएगा उतने के आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकते हैं अप टू 100%। वो आपके ऊपर, किस्मत के ऊपर का कार्यक्रम है। लेकिन अगर आप चाहते हो तैयारी करना ऑनलाइन माध्यम में, डिस्टेंस लर्निंग में, इंदौर नहीं आ सकते या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो हमारे किसी और फील्ड के अंदर उत्कर्ष क्लासेस में, तो आप उसका ऑनलाइन तैयारी करने के लिए तुरंत ही संपर्क करें। कहां पर? उत्कर्ष के ऐप पर, जो आपको मिलेगा गूगल पे पर भी और ऐप स्टोर पर एप्पल में भी। तुरंत जाके डाउनलोड करें और इसका फायदा जल्द से जल्द उठाएं, क्योंकि यह ऑफर केवल और केवल 13 तारीख से 21 तारीख तक लागू है। 13 तारीख से 21 तारीख तक लागू है बेटा, इसको याद रखेंगे। भाई साहब, मिशन चंद्रयान भारत का एक ऐसा मिशन जो चंदा मामा के लिए गया था। ये जो मिशन चंद्रयान है, इसकी फोटो ये 1 की नहीं है भाई साहब फोटो, क्योंकि 1 लैंडर नहीं था। ये 1 की फोटो नहीं है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक फोटो बताने का तरीका है कि ऐसा दिखता है, 1 की नहीं है। 1 क्या सीन क्या था? मिशन चंद्रयान 1 की अगर बात की जाए तो 1 एक ऑर्बिटर मिशन था। क्या होता है ऑर्बिटर मिशन, समझ लेते हैं। ये धरती माता, ये चंदा मामा। हमने जैसे ही प्रक्षेपण यान से अपना चंद्रयान 1 मिशन भेजा, ये चंद्रयान 1 मिशन चंद्रमा की सतह पर जाकर चक्कर लगाने लगा। चंद्रमा की सतह पर जाकर चक्कर लगाने लगा तो उससे क्या होगा भाई? चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाते लगाते करेगा उसकी रिमोट सेंसिंग। चक्कर लगाते लगाते करेगा रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग का परिणाम यह होगा कि चंद्रमा की सतह पर कौन से खनिज हैं, कौन से खनिज नहीं है, जल है कि नहीं है, वहां पर क्या वायुमंडल है नहीं है, इन सब चीजों का पता लगाने का काम करेगा कौन? चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 चंद्रमा की सतह पर तो नहीं उतरा, लेकिन यह कैसा मिशन था? ऑर्बिटर मिशन था। साथ ही साथ इस चंद्रयान 1 के साथ हमने भेजा था मून इंपैक्ट प्रोब। एक जांच करने का यंत्र था जिसको हमने चंद्रयान 1 से चंद्रमा की सतह पर गिराया था ताकि हमको और ज्यादा डेटा कलेक्ट हो सके। इसका मतलब सीधा सा है कि हमने चंद्रमा पर अपनी उपस्थिति, भारत की उपस्थिति दर्ज करा दी थी चंद्रयान 1 के द्वारा। बढ़िया। इसी खुशी में हमने लॉन्च किया था बाद में चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को। लेकिन एक दिक्कत रह गई बेटा, एक दिक्कत रह गई। ये चंद्रयान 2 हार्ड लैंडिंग की वजह से पूरा सफल नहीं हो पाया। हार्ड लैंडिंग की वजह से पूरा सफल नहीं हो पाया। मैं ये नहीं बोल रहा असफल था, लेकिन पूरा सफल भी नहीं था। इसकी हार्ड लैंडिंग असफल रही। क्या होता है, ये जो चंद्रयान था ना, ये चंद्रयान के अंदर 2 चीजें और भेजी गई थी। एक भेजा गया था लैंडर
जिस लैंडर का नाम रखा था विक्रम अम्बालाल जी साराभाई के नाम पर विक्रम, और एक भेजा गया था रोवर जिसका नाम रखा था प्रज्ञान। अगर आप ध्यान से देखो तो ये समझ आ जाएगा, ये जो चंद्रमा की सतह पे उतरा हुआ दिख रहा है ये लैंडर है जो लैंड करेगा, और जो उसकी सतह से निकलकर रोबोट जमीन पे चल रहा है ये रोवर है जो चलेगा। तो चंद्रयान 2 में हमने लैंडर और रोवर दोनों भेजे थे। इसको लैंड भी करना था, रोवर को निकलकर चलना भी था और चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। पर दिक्कत केवल इतनी सी हो गई कि जैसे ही लैंड करना रहता तो स्पीड स्लो करनी रहती बेटा। जैसे कि हवाई जहाज भी उड़ रहा है ना 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से माना की, तो जब लैंड करेगा तो वो ऐसे करेगा 400, 300, 200, 100, 50, 40, 30, 20, 10, 5 तब टकराएगा जमीन पे, क्योंकि अगर वो 100 पे टकरा जाएगा तो क्रैश कर जाएगा। और यही गलती हो गई कि क्रैश लैंडिंग हो गई। जो लैंडिंग होनी चाहिए थी सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से कैसी हो गई, क्रैश लैंडिंग हो गई। किस्मत की बात थी। कहते हैं ना गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो हो गई गलती, बहुत पूरे देश को बुरा भी लगा, सबको लगा, वैज्ञानिक को बुरा लगा, लेकिन हम भारत हैं, हम वो भारत हैं जिसने एक टाइम पे बोला था कि एक टाइम भूखे रहेंगे लेकिन फिर भी देश की अस्मिता को बना के रखेंगे। जय जवान जय किसान का नारा दिया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। तो ये गलती भी हो गई, चलता है, सुधारेंगे, और सुधार ली भाई साहब। क्या बना दिया, चंद्रयान 3 असफलता बेस्ड मॉडल बनाया था कि जो गलती की है उस गलती को नहीं करना, बाकी सब कुछ बढ़िया था अपना। लॉन्च किया गया इस तारीख को और चंद्रमा की सतह पर उतर गया इस तारीख को। इतनी कम कीमत में, इतनी किफायती कीमत पे चंद्रमा पे उतरा, और चंद्रमा पे उतरा भी उसके साउथ पोल पर, उसके दक्षिण ध्रुव पर, जिस दक्षिण ध्रुव पे आज तक कोई नहीं उतर पाया, वहां पर हम उतरे। बकायदा लैंडिंग भी की विक्रम ने और रोवर प्रज्ञान निकल के अपने डेटा को कलेक्ट भी किया, चंद्रयान 3। आप यकीन मानना, इसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो आज हम जो हैं इनका भी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। ये सब वो लोग होते हैं, चाहे सिवान साहब की बात कर ली जाए, चाहे टेसी थॉमस जी की बात कर ली जाए, ये सब के वो लोग होते हैं जिनका आम जनता तक नाम भी पता नहीं चलता। और ये दुनिया के इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं कि इनको पूरा विश्व बुलाना चाहता है, लेकिन ये वो देशभक्त है जो कभी नहीं जाते, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं जीवन भर। और उसके बाद जो रिटायरमेंट की लाइफ है वो भी शांति से खत्म हो जाती है। फेम नहीं मिलता, फेम चाहिए भी नहीं। ये कभी किसी रील में फेमस नहीं होते, ये कभी किसी टॉक शो में नहीं आते, आम जनता इनके बारे में जानती नहीं, लेकिन भारत को भारत बना के रखने वाले लोग ये भी हैं। आपको ये पता होना चाहिए। हर शिक्षित व्यक्ति का फर्ज है कि उसको उन लोगों के बारे में जानकारी हो जिनके कारण हम हैं। ये हमारा वर्तमान भी है, हमारा इतिहास भी है। ध्यान से, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम लोग कहते हैं MOM, मॉम नाम से जानते हैं, जिसको हम मंगलयान नाम से जानते हैं। भाई साहब, ये मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान की बात की जाए तो ये भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। बोले तो हिंदी में भारत का पहला अंतरग्रही मिशन था। भारत एक ग्रह है सोलर पैनल, सोलर सिस्टम का 8 ग्रहों में से, और वैसे ही एक ग्रह मंगल। तो हमने पहली बार एक ग्रह से दूसरे ग्रह में गए थे, पहली बार गए थे, और ये अपने आप में बड़ी बात है। और हम गए भी किससे थे, हमारा भरोसेमंद प्रक्षेपण यान PSLV, भरोसेमंद प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपण किया गया था। PSLV इतनी दूरी तय करने में सक्षम नहीं था, तो हमने GTO मेथड का यूज किया था, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट मेथड का यूज किया था। कक्षीय ऊंचाई वृद्धि कर करके हम वहां तक पहुंचे थे। और एक पिक्चर आई थी जिस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था 2013, उसी टाइम पे आसपास एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था ग्रेविटी था शायद, हॉलीवुड की एक पिक्चर थी, ग्रेविटी नाम शायद था उसका, जॉर्ज क्लूनी थे शायद उस पिक्चर में हीरो, और ग्रेविटी नाम था। उस पिक्चर का टोटल बजट था 500 करोड़, उससे कम में बन गया था अपना। वो पिक्चर महंगी बनी थी, उससे कम में हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन कर दिया था भारत ने। यह है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की सटीकता। यह दिन प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान बनाते जा रहा है और हर पुराने कीर्तिमान को तोड़ते जा रहा है। भाई साहब, आदित्य L1 लैंग्रांज बिंदु पे पहुंचने वाला मिशन, आदित्य L1 लैंग्रांज बिंदु, लैंग्रांज पॉइंट 1 पे पहुंचने वाला मिशन पृथ्वी और
सूरज के बीच में वो जगह है जहां पर गुरुत्वाकर्षण दोनों का लगभग बैलेंस होता है, उसे कहते हैं लैग्रांज पॉइंट, लैग्रांज बिंदु। और उसी लैग्रांज पॉइंट पे पहुंचने वाला मिशन है आदित्य L1। यह भारत का वह मिशन है जो किसके अन्वेषण का कार्य करेगा? सूर्य के सन के रिसर्च का काम करेगा। पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर का कार्यक्रम है ये। इतनी दूर पर सूर्य की प्रभामंडल कक्षा, जिसे हम हेलो ऑर्बिट कहते हैं, उसका पता लगाने वाला आदित्य L1। आप समझ पा रहे हो लेवल कि हम अब कहां तक पहुंच चुके हैं? बहुत सारी चीजें। अगर भारत के अंतरिक्ष मिशन की बात करूं, हम लोग अपने खुद के परिवहन के लिए शुरुआत में बनाए गगन, जो जीपीएस से मदद लेता था। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन। बाद में लगा कि खुद का ही क्षेत्रीय नौवहन सिस्टम चाहिए, तो हमने बना लिया नाविक, जिसका नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या जिसका बाद में नाम रख दिया गया नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। भारत का खुद का पूर्ण स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, हम अपना नौवहन खुद कर लेंगे। 9 सैटेलाइट है, इसमें 7 वर्किंग है, 2 रिजर्व है। भारत का मुख्य भूभाग और उसके 1500 किलोमीटर तक का सीमावर्ती एरिया पे निगरानी करने का काम कर सकता है। वैसे ही हमारे नेविगेशन का है, नौवहन का है, लेकिन ये काम भी कर सकता है, हम खुद लेके आए। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के कामों की तो भाई ना तो कोई शुरुआत तो कह सकते, अंत कभी नहीं कह सकते। ये तब तक चलेगा जब तक दुनिया, और जितना दुनिया कर सकती है उससे ज्यादा हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कर सकती है। हम दुनिया के शुरुआती देशों में आते हैं इस मामले में, और कम संसाधनों का उपयोग करके करने की बात की जाए तो हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। लेकिन क्या है बात कि जब बात को विराम देना होता है तो कुछ बात दमदार होनी चाहिए, और ऐसी एक दमदार बात है कि हम अब आने वाले भविष्य में अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन करने वाले हैं। भविष्य में वो भारत एक और नया मील का पत्थर बनाएगा। लेकिन इस अंतरिक्ष मिशन के पहले भी हमारे एक भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं। बड़े लोग, बड़ी बातें। विंग कमांडर राकेश शर्मा जी, ये है जब अंतरिक्ष में गए थे। तारीख देखो आप, 3 अप्रैल 84 ये गए थे। किससे गए थे? रूस कॉस्मोस की सहायता से, सोयूज़ T11 गए थे। तो ऐसे थे, आज वर्तमान में ऐसे हैं। ये हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी की परेड में अतिथि के तौर पे भी शामिल होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कैमरा दूरदर्शन का पर्सन इनके ऊपर लाता है, तो वो देशभक्ति की भावना आती है। और बड़े लोग की बड़ी बातें, बड़े लोग बड़ा उत्तर, हम शायद सोच भी ना पाए। ये जब 84 में गए थे तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और भारत की प्रधानमंत्री उस समय की तत्कालीन हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, इनने उनके साथ बात की थी, राकेश शर्मा जी के साथ, जब ये अंतरिक्ष में थे तब, जिसे आज हम टेली कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वीडियो कॉल टाइप के कंसर्न में बात की थी। आप यूट्यूब पे देख सकते हो वीडियो, जिनने नहीं देखा वो देखना बनता है। इंदिरा गांधी जी ने सवाल पूछा था इनसे, कैसा लग रहा है ये, वो नच से आंसर दिए थे। और उन्होंने एक आखिरी सवाल, आखिरी था कि नहीं था ये नहीं कह सकते, पर एक सवाल इंदिरा गांधी जी ने इनसे पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। सवाल जटिल है, बड़े आदमी का बड़ा सवाल, और जवाब देने वाले की दाद देना। भाई क्या जवाब दिया था? सारे जहां से अच्छा। यही है सारे जहां से अच्छा हमारा भारत, और इसके लिए योगदान देने वाला कौन? इसरो। बेटा ध्यान से, मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा, उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेके आया है 3x खुशी। आजादी के 78 ईयर्स होने पर ऑनलाइन कोर्सेज में फ्लैट 78% तक ऑफ, फ्लैट 78% ऑफ, साथ में निर्मल सर के जन्मदिन पर एक्स्ट्रा 13% अगर आप उनके नाम के इनिशियल NG13 यूज करते हैं कोड तो, और साथ ही साथ मौका रक्षाबंधन के अवसर पर 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स अप टू वापस पाने का बराबर है। तो ये सब खुशियां उत्कर्ष आपके लिए लाया है। इसके लिए आज ही जाए उत्कर्ष के ऐप पर, इनरोल करें जल्दी, ठीक। तो मैं आपको आजादी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस मुद्दे पे विदा चाहूंगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।